हेलो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है इनोकुलेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो सिनॉप्सिस की हम यहाँ पे बात करें तो इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ ग्लास apparatus, क्लीनिंग ऑफ ग्लास apparatus, टेक्निक, कल्चर मीडियम, मेथड्स ऑफ इनोकुलेशन एंड कल्चर ऑफ एक्सप्लांट। ग्रोथ रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की हम बात करें दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे तो स्टेरलाइट मीडिया के ठंडा करने के बाद वांछित सूक्ष्म जीवों को सुई की सहायता से इनोकुलेट किया जाता है। इसमें किसी स्रोत से सूक्ष्म जीव इनोकुलेटेड नीडल द्वारा माध्यम तक पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के संवर्धन एवं वृद्धि के लिए अन्य जीव या कल्चर मीडिया में कृत्रिम रूप से पुनः स्थापन करने को इनोकुलेशन कहते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ ग्लास अपैरेटस की बात करें तो सूक्ष्म जीवों को परख नली, पेट्री प्लेट, फ्लोरेंस फ्लास्क या किण्वन नली से संबंधित किया जा सकता है। तो अन्य उपकरणों में पिपेट नामक मापक, सिलेंडर, कांच की नाद आदि की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा नंबर क्लीनिंग ऑफ ग्लास अपैरेटस। तो यहाँ पे संवर्धन में उपयोग होने वाले सभी कांच के उपकरणों को अच्छी तरह धोना चाहिए। इन्हें क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड के घोल से साफ किया जाता है। चौथा नंबर हम बात करें टेक्निक्स की तो टेक्निक्स तो सीरीज वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट पाउडर को जो है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है, ये कंसनट्रेट है। समानतः 20 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 1 लीटर घोल के लिए घोला जाता है। कांच के उपकरणों या 12 से या 24 घंटों तक इस घोल में रखा जाता है। उपकरणों पर लगा एसिड साबुन के पानी से रगड़कर धोया जाता है, जिससे उपकरणों पर लगा अम्ल उदासीन हो जाता है। अंत में उन्हें डिस्टिल वाटर से धोया जाता है। पांचवा हम कल्चर मीडिया की बात करें तो क्रमबद्ध रूप में सभी रासायनिक तत्वों की वृद्धि साधारण वर्धन की परिभाषा मानी जाती है। उदाहरण, जीवाणुओं के वर्धन के लिए उन सभी पोषक तत्वों का वर्धन में होना आवश्यक होता है जिसकी आवश्यकता कोशिका अवयवों के संश्लेषण और ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए होता है। कभी कभी ये आवश्यकताएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन, अमीनो एसिड etc। मात्रा के आधार पर इन पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दीर्घ पोषक तत्व जैसे हाइड्रोजन, O2, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और गंधक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कार्बोनेट, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम जैसे। यहाँ पे जिंक पोषण विधि के अनुसार आधार पर बैक्टीरिया को दो मुख्य प्रकार से बांटा गया है। पहला है जो है ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया। ये जीवाणु प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा द्वारा कार्बोहाइड्रेट द्वारा का उपयोग कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और दूसरा नंबर जो है वो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। ये जीवाणु के केवल ऑर्गेनिक कार्बन द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मेथड्स की हम बात करते हैं, मेथड्स ऑफ इनोकुलेशन। प्योर प्लेट मेथड्स की हम बात करें तो इस विधि में अगार मीडियम को अगार मीडियम को 45 डिग्री सेल्सियस पर गलन अवस्था में रखा जाता है। प्रत्येक जो
ल्यूटेट सैंपल का एक एक मिलीलीटर सैंपल अलग अलग रखी स्टेलाइज्ड पैट्री डिश में 9 ml शीतल किया हुआ अगार मीडियम डालते हैं। अब पैट्री डिश में रखे अंश को जमने के लिए रख देते हैं। इन डिशों को एक उचित ताप पर इंक्यूबेट करते हैं। कुछ दिन बाद विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की अलग अलग कॉलोनी बनती है हुई दिखाई देगी। यहाँ पे डायग्राम दोस्तों ये बैक्टीरिया का कल्चर है। यहाँ से ट्रांसफ़र 1 ml किए इसमें, फिर यहाँ से 1 ml ट्रांसफ़र इसमें किए, फिर यहाँ से 1 ml ट्रांसफ़र इसमें किए, तो यहाँ पे बहुत इनोकुलेशन न्यूट्रन आकार बन जाता है दोस्तों। ये प्योर प्लेट मेथड है। ये प्योर प्लेट मेथड है दोस्तों। हम यहाँ पे स्टॉक प्लेट मेथड की बात करें तो स्टॉक प्लेट मेथड की हम बात करें यहाँ पे तो इस विधि में नाइक्रोम तार की बनी हुई लूप का उपयोग जीवाणु संवर्धन के स्थानांतरण में किया जाता है। इसे इनोकुलेशन नीडल कहते हैं। यह विधि निम्न चरण में पूरी होती है। पहला, पोषक आकार की प्रकृति को उबलते हुए जल अथवा ऑर्नेल्ड निर्मजक में पिघलाते हैं। सेकेंड जो है अगार को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। तीसरा जो है प्रकृति से कॉटन प्लग को निकालकर इसके सिरों को ज्वाला पर गर्म करते हैं एवं स्टेलाइज पैट्री डिश में इस अगार को स्थानांतरित करते हैं एवं इसे समतल रूप में फैला देते हैं। और यहाँ पे चौथा नंबर जो है कल्चर ब्रोथ युक्त प्रकृति को बाएं हाथ में पकड़कर हिलाते हैं। पाँचवा नंबर इनोकुलेट लूप को स्प्रिट लैंप की ज्वाला में गर्म करते हैं। छठवां नंबर कल्चर ब्रोथ टेस्ट ट्यूब के कॉटन प्लग को हटाकर प्रकृति के सिरे को ज्वाला के निकट रखते हैं। और यहाँ पे सातवां नंबर जो है इनोकुलेट लूप को शीघ्र ही प्रकृति में डुबोकर बाहर निकालते हैं या ट्यूब को रुई द्वारा ढक देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आठवां जो है इनोकुलेट लूप द्वारा अगार प्लेट पर धारियाँ बना लेते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि इनोकुलेट लूप को अगार में ज़्यादा जोर देकर न दबाएं। पैट्री डिश को उचित तापमान पर इनक्यूबेटर में रख देते हैं। 10 नंबर 24 घंटे पश्चात जीवाणु की कॉलोनी आकार पर बन जाती है। तीसरा नंबर जो है दोस्तों स्प्रेड प्लेट मेथड। इस विधि में सूक्ष्म जीव को पैट्री डिश पर आकार के ठोस माध्यम पर एक निर्मित एल शेप्ड ग्लास रोड में फैला दिया जाता है। इसे इनोकुलेट रोड कहते हैं। अब पैट्री डिश को एक जो होता है टर्न टेबल पर खड़ा रखकर घुमाया जाता है। इस प्रकार की विस्तार विधि के फलस्वरूप कोशिका सेल एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक कोशिका से जीवाणु की एक कॉलोनी डेवलप होती है। चौथा नंबर की हम बात करें यहाँ पे तो इनोकुलेशन मेथड। तो द्रव या अगार युक्त संवर्धन माध्यम से इनोकुलेट किया जाता है। पहला, कल्चर ट्यूब को जो है रुई से बने प्लग में इस प्रकार रखें कि स्वयं की ओर रहे। दूसरा नंबर जो है टेस्ट ट्यूब पर लगे रुई के प्लग को हमेशा बर्नर की लौ के सामने खोलना चाहिए। प्लेटिनम की बनी इनोकुलेट नीडल को प्रत्येक इनोकॉलम के बाद गर्म करना चाहिए। प्रकृति टेस्ट ट्यूब का मुंह बर्नर की लौ के पास रखना चाहिए। चौथा नंबर पूर्व संवर्धित स्रोत से कम संख्या में सूक्ष्म जीवों को लेकर इनोकुलेट करना चाहिए। सातवां नंबर इनोकुलेशन एंड कल्चर ऑफ एक्सप्लांट की बात करें तो स्टेलाइज कंडीशन में सिंगल सेल्स या माइक्रो सेल्स पंजों के तरल संवर्धन माध्यम में इनोकुलेट कर दिया जाता है। अब इस पात्र को ऑर्बिटल शेकर पर रखकर शेकर को 80 से 100 आरपीएम पर इनोकुलेट कर दिया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम निरंतर बिलोडित होता रहता है। इस प्रकार इस संवर्धन में संवर्धित जो सेल माध्यम है में पृथक निलंबित रहती है। सूक्ष्म जीवों में वृद्धि, प्रजनन एवं कोशिकीय घटकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थों एवं ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर एवं अनेक प्रकार की खनिजों की
खनिजों की आवश्यकता होती है। कुछ जीवाणुओं की वृद्धि एवं प्रजनन हेतु उचित वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है। इन कारकों एवं खनिजों को एंडोसाइटोसिस विकर्ण एवं ग्रुप ट्रांसलोकेशन विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ग्रोथ रेट की हम बात करें यहाँ पे, तो सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स में सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राय कोशिकीय मात्रा में वृद्धि होती है। इस क्रिया की सेल ग्रोथ है। ग्रोथ रेट कोशिका की मात्रा में वृद्धि की गति कहलाती है। किसी कोशिका की वृद्धि दर मालूम करने पर यह अनुमान लग जाता है कि वह कितने समय वह जीवन रहकर फिर प्रजनन कर द्वितीय पीढ़ी को श्रेणी उत्पन्न करेगी। किसी सेल के जीवन चक्र को पीढ़ी काल अथवा पीढ़ी काल अथवा द्विगुणन काल कहते हैं। पीढ़ी काल अथवा द्विगुणन काल कहते हैं। सूक्ष्मजीव एक विशिष्ट प्रारूपिक जीव संख्या वृद्धि प्रतिरूप दर्शाते हैं। अतः किसी दिए गए कालांतर में जीवित सजीवों की कुल संख्या ग्राफ पर एक वक्र के रूप में रेखित कर दर्शाते जाते हैं, जिससे वृद्धि चक्र कहते हैं। इस वृद्धि चक्र में 4 प्रक्रिया होती है। लेग फेज किसी सूक्ष्मजीव को संवर्धन में संक्रमित करने पर उसकी संख्या तत्काल दुगनी नहीं होती तथा जीवित सेल्स की संख्या एक लंबे समय तक लगभग उतनी ही रहती है, अर्थात बढ़ती नहीं है। वृद्धि की इस विलंब प्रवस्था में नए वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए सेल्स में महत्वपूर्ण अनुकूलित परिवर्तन होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला इनिशियल स्टेशनरी फेज, सेकंड फेज एसेलरेटेड ग्रोथ। दूसरा बात करें हम लॉग फेज की, तो इस प्रावस्था में सेल्स घातांक अर्थात लॉगरिथमिक रेट के से प्रजनन करती है तथा किसी जाति विशेष के प्रारूपी लक्षण दर्शाती है। इस प्रावस्था में सेल श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अन्य सभी उपापचयी पथ अत्यंत सुचारू दशा में संपन्न होते हैं। इस प्रावस्था में प्रजनन की दर जो अधिकतम तथा मृत्यु दर लघुत्तम होती है। और इसमें स्टेशनरी फेज की हम बात करें तो अवस्था पोषक पदार्थ की कमी तथा हानिकारक उत्पादों की वृद्धि से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की अधिकतम दर में कमी आ सकती है। जो सूक्ष्म जीव वृद्धि में अवरोध करते हैं उन्हें प्रतिबंधक कारक कहते हैं। ये कारक विटामिन अथवा एमिनो अम्ल जैसे वृद्धि कारक अथवा आवश्यक तत्व हो सकते हैं। वृद्धि में कमी तापमान में अधिक परिवर्तन अथवा पीएच में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। ग्रोथ की स्तब्ध प्रावस्था में प्रजनन मृत्यु दर के समान होती है। यहाँ पे R=D। यहाँ पे हम डेथ फेज की हम बात करें तो मृत्यु प्रावस्था घातांक प्रावस्था से विपरीत होती है। इस प्रावस्था में सेल का विनाश एवं मृत्यु घातांक दर से होती है। सेल्स की मृत्यु विभिन्न हानिकारक अम्लों तथा अन्य उत्सर्जी एवं निष्क्रिय उत्पादों की वातावरण में बराबर वृद्धि के कारण होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ कर्व की हम बात करते हैं। जीवाणुओं में बदलते हुए वातावरणीय परिवेश में होने वाली मेटाबॉलिक क्रियाओं को समझने के लिए वृद्धि वक्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। डेयरी उद्योग में प्राप्त दूध को 80 डिग्री पर गर्म करके इसे निम्न ताप पर फ्रीज किया जाता है या पैक कर दिया जाता है। दूध को गर्म करने पर हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक जीवाणु फिर भी दूध में रह जाता है। ये जीवाणु उचित टेम्परेचर के मिलते ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रारंभ कर देते हैं। औद्योगिक महत्व के जीवाणुओं का औद्योगिक उपयोग
प्रतिजैविक औषधीय ऑर्गेनिक एसिड हार्मोन्स एवं विटामिन के सिंथेसिस हेतु किया जाता है। इस प्रकार वृद्धि वक्र का अध्ययन विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद एवं सहायक होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला, ग्रोथ फैक्टर। विशेष प्रकार के जीवाणुओं, वृद्धि कारक, विटामिन एवं कुछ अमीनो एसिड आदि मिलाए जाते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट की हम बात करें तो संवर्धन माध्यम जब निर्मित किए जाते हैं तब सूक्ष्म जीवों को उचित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु हाइड्रोजन आयन की उचित सांद्रता, पीएन एवं ऑक्सीजन की मांग की पूर्ति आवश्यक है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन एंड एनर्जी सोर्स की बात करें तो अधिकांश पोषी जीवाणु को अपनी पोषक एवं ऊर्जा आवश्यकताएं माध्यम में कार्बोहाइड्रेट शामिल करने पर उपलब्ध हो जाती है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो अधिकांश सूक्ष्म जीवों में O2 की उपस्थिति से ही वृद्धि हो सकती है। ऐसे सूक्ष्म जीवों को वायवीय जीवाणु कहा जाता है। कुछ जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको जो होती है O2 के अभाव में भी वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो O2 के होने और ना होने पर भी वृद्धि करते हैं। CO2 की हम बात करें यहाँ पर तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वृद्धि के लिए वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा अथवा स्वयं की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न CO2 की आवश्यकता होती है। और मॉइस्चर की हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों के लिए नमी का होना आवश्यक है। गर्मी या हवा में सूख जाने पर सूक्ष्म जीव क्षतिग्रस्त या मरने लगते हैं। रेफरेंस की हम बात करें दोस्तों तो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी बुक्स बाय डॉक्टर QJ समीत। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों।